नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में परिवर्तन का शंखनाद कर चुके जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का सर्वाधिक फोकस शिक्षा और रोजगार पर है। इसी को ध्यान में रखते हुए जनसुराज ने चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह स्कूल बैग की मांग की थी, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकार कर लिया। तो वहीं निर्वाचन आयोग ने जनसुराज पार्टी को चुनाव चिन्ह स्कूल बैग आवंटित कर दिया है। बता दें कि जनसुराज के सभी 243 प्रत्याशी स्कूल बैग के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं बिहार में 243 प्रत्याशी अब इसी चुनाव चिन्ह पर वोट मांगेंगे। बता दें कि चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने एक साल पहले ही जनसुराज पार्टी का ऐलान किया था। वहीं प्रशांत किशोर की पार्टी प्रदेश की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। बता दें कि प्रशांत किशोर ये ऐलान भी कर चुके हैं कि जनसुराज पार्टी 243 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। जनसुराज बिहार में एक उभरता हुआ राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना प्रशांत किशोर ने की है। तो वहीं आपको बता दें कि प्रशांत किशोर एक प्रसिद्ध रणनीतिकार भी रहे हैं। उन्होंने कई बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई थी। जानकार कहते हैं कि 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव को मिलाकर बिहार में महागठबंधन की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। तो वहीं चुनावी रणनीतिकार के रूप में लंबा समय बिताने के बाद प्रशांत किशोर खुद सक्रिय राजनीति में उतरकर जनसुराज पार्टी की स्थापना की है। तो वहीं प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य बिहार में शिक्षा, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर जोर देना है। बता दें कि जनसुराज पार्टी अपने दम पर सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नजर आ रही है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 21 सालों के बाद बिहार में फिर से मतदाता सूची की विशेष जांच शुरू हो रहा। बता दें कि चुनाव आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इस पुनरीक्षण की प्रक्रिया में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी पात्र मतदाता सूची से वंचित ना रहे। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह से तकनीक सक्षम और पारदर्शी होगी। बता दें कि निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर मतदाता के नाम को सूची में शामिल किया जाएगा, उन्हें अब ECI-NET पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। हालांकि दस्तावेज सिर्फ अधिकृत अधिकारियों के लिए ही दृश्य होंगे, जिसे गोपनीयता बनी रहे। वहीं आपको बता दें कि बिहार में अंतिम बार ये प्रक्रिया वर्ष 2003 में हुई थी। अब जनसंख्यिकी बदलाव तेजी से हो रहा है। शहरीकरण, युवाओं की नई पात्रता, प्रवास और मृत्यु की रिपोर्टिंग में कमी जैसे कारणों से एक सटीक और साफ सुथरी मतदाता सूची की आवश्यकता महसूस की गई। वहीं विदेशी अवैध नागरिकों के नाम जोड़ने की आशंका को भी हटाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बूथ लेवल अधिकारी यानी BLO पूरे राज्य में घर घर जाकर पात्रता का सत्यापन करेंगे। बता दें कि इस बार विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब और हाशिए पर खड़े वर्गों को विशेष सहायता दी जाए और उन्हें कतई परेशान ना किया जाए। जरूरत पड़ने पर स्वयं सेवकों की नियुक्ति भी की जाएगी। वहीं बता दें कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी के बिना अधूरा मानता है। इसलिए सभी पार्टियों से आग्रह किया गया है कि वो अपने बूथ लेवल एजेंट यानी BLS की नियुक्ति करें, ताकि सूची में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर विवाद प्रारंभिक स्तर पर ही सुलझाए जा सके। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आर्टिकल 326 और RPA एक्ट 1950 की धाराएं 16, 23 और 24 के तहत प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी मानकों के अनुरूप होगा। किसी भी दावे या आपत्ति की स्थिति में सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी जांच करेंगे। अगर मतदाता ERO के निर्णय से असहमत हो तो जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने NDA सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। उनके निशाने पर राज्य सरकार द्वारा हाल के दिनों में की गई घोषणाएं और योजनाएं शामिल है, जिन्हें उन्होंने चुनावी हड़बड़ी का नाटक करार दिया। तो वहीं X पर किए गए अपने पोस्ट में तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन की मजबूती, जनता में बदलाव का निश्चय एवं चुनाव में प्रत्यक्ष हार देखकर मुख्यमंत्री की मानसिक अनुपस्थिति में भ्रष्ट भुंजा पार्टी अब कुछ भी माने कुछ भी करा सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब मुख्यमंत्री 5 साल में 5 बार शपथ लेते हो, उनसे किसी अस्थायित्व की उम्मीद करना बेईमानी होगी। ऐसे नेता कभी कहते हैं कहां से नौकरी आएगी, कहां से पैसा आएगा, और आज उन्हीं के नाम से हर रोज प्रेस नोट जारी हो रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के इस हमले को बिहार की चुनावी राजनीति में विपक्ष की रणनीति अकर्मता का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष को घोषणाओं की बौछार से उठी ठोस नीतियों और परिणामों से जवाब देने की चुनौती दी जा रही है।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 2027 तक हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि सभी हितधारक सरकार, व्यापार, समुदाय, उद्योग, व्यापार और 140 करोड़ भारतीय प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण से गहराई से जुड़े हुए हैं। वहीं मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वेबिनार में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने वृद्धिशील प्रगति पर नहीं बल्कि परिमाणात्मक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया और इसे न केवल विकास पर बल्कि इंक्लूसिव, सस्टेनेबल और ऑनसेट ग्रोथ पर ध्यान केंद्रित किया है। वहीं इस वेबिनार का विषय भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर कदम, वैश्विक चुनौतियों का सामना करना था। वहीं भारत की आर्थिक मजबूती को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर दुनिया के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक आधार है, हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत और सुदृढ़ है जिसमें उधार देने की क्षमता है। हमारी मुद्रास्फीति भारत में अब तक देखी गई सबसे कम मुद्रास्फीति में से एक है, जो कि फिर से 3% तक नीचे आ गई है। सरकार ने भारतीय विकास के अनुरूप विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है तथा वह सेवा, सुशासन और नवाचार में विश्वास रखती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सरकार ने भारतीय कहानी के लिए संतुलित विकास हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो सेवा, सुशासन और नवाचार में भी विश्वास करती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अमृतकाल के दौरान MCCI बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार की राजधानी पटना अब स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई इबादत लिखने जा रहा। दरअसल मीठापुर में देश का पहला टॉयलेट कॉलेज खोलने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। बता दें कि इस अनूठी पहल की घोषणा नगर विकास मंत्री जीवेश कुमार ने की है, जिन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक में बताया कि यह कॉलेज लोगों को स्वच्छता और साफ सफाई के प्रति वैज्ञानिक व प्रामाणिकता जानकारी देगा। दरअसल स्वच्छता को लेकर दुनिया में सबसे आगे माने जाने वाले देश सिंगापुर के मॉडल से बिहार ने प्रेरणा ली है। मंत्री ने बताया कि सिंगापुर में साफ सफाई के लिए अलग से यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। वहां गए बिहार के अधिकारियों ने इस मॉडल को देखा, इससे काफी प्रभावित हुए। इसी अनुभव के आधार पर पहले चरण में एक टॉयलेट कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तो वहीं कॉलेज में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों कोर्स होंगे। बता दें कि शुरुआत में स्वच्छता वॉलंटियर को प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी फैला सके। अगर यह मॉडल सफल रहता है तो इसे बिहार के अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। वहीं बैठक में पटना स्मार्ट सिटी मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा हुई। मंत्री ने बताया कि गंगा पथ को विकसित करने के लिए वेंडिंग जोन, पार्क और पार्किंग क्षेत्र बनाए जा रहे हैं। अब इन सुविधाओं को रेवेन्यू मॉडल पर भी विकसित किया जाएगा, जिसमें पार्क और पार्किंग का उपयोग करने वालों से शुल्क वसूला जाएगा। वहीं पटना के मॉडल कॉम्प्लेक्स के पुनर्द्वार कार्यक्रम के तहत अत्याधुनिक डलक्स शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही बिहार शरीफ, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों के बीच समीक्षा हुई। मंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को 31 जुलाई तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीदी की रसोई योजना को लेकर एक ऐसा ऐलान किया जो राज्य में लाखों जरूरतमंद लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। बता दें कि पहले ये योजना केवल कुछ अस्पतालों तक ही सीमित थी, लेकिन अब इसे समाहरणालय, अनुमंडल, प्रखंड और अंचल कार्यालयों तक विस्तृत किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी कार्यों के लिए दूर दराज से शहरों का रुख करते हैं। बता दें कि योजना का संचालन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी BRLPS द्वारा आयोजित किया जाता है, जिससे जीविका के नाम से
भी जाना जाता है। बता दें कि यह संस्था महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कैंटीन और भोजन केंद्रों का संचालन करती है। वहीं राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक थाली पर होने वाले 20 रुपए के नुकसान की पूर्ति जीविका को दी जाएगी ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न आए। आप सभी अवगत हैं कि जीविका द्वारा सुपोषित दीदी की रसोई का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से हो रहा है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों तथा विभिन्न सरकारी संस्थानों में जीविका द्वारा सुपोषित दीदी की रसोई द्वारा संचालित कैंटीन के माध्यम से 40 रुपए प्रति थाली। अब तक दीदी की रसोई के अंतर्गत भोजन की कीमत 40 रुपए प्रति थाली थी, लेकिन इस नई व्यवस्था में इसे आधा कर मात्र 20 रुपए किया गया है। इससे न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी बल्कि उन्हें गर्म, शुद्ध और संतुलित भोजन भी मिलेगा। बता दें कि खासकर सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों के लिए भी यह सुविधा बेहद सहायक सिद्ध होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।